Hello dear students, welcome to my next class. Welcome to my class of residence and tax liability. बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में अभी आपको पढ़ाया था रेजिडेंस क्या होता है। रेजिडेंस में आपको कौन कौन से कंडीशंस बताए गए थे। देयर वर सम बेसिक कंडीशंस एंड सम आर एडिशनल कंडीशंस। जो बेसिक कंडीशंस आपको बताया था और एडिशनल कंडीशंस, लेकिन आपके मन में एक बात की डाउट जरूर रही होगी कि सर बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन क्या सभी लोग पूरा करेंगे? क्या सभी लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा है, हम सभी लोग इस पॉइंट पर आकर के पहुंच गए हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तीनों हो सकते हैं, या केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे और नॉन रेजिडेंट होंगे। तो बच्चों देखें, एक्सेप्शन फॉर क्रू मेंबर। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको हमने बताया था कि बेसिक कंडीशंस में दो पार्ट था। एक था ही हैड बीन इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर, 182 दिन भारत में रहा हो या इससे ज़्यादा रहा हो, तो एक बेसिक कंडीशन पूरा होता था। दूसरे बेसिक कंडीशन में आपको बताया था कि पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में 1 साल भारत में रहा हो और पिछले साल में 60 दिन भारत में रहा हो। लेकिन देखो, जो भारत सरकार हमारे टैक्स की कंप्यूटेशंस करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर फोकस करती है कि हम सभी लोग फॉरेन करेंसी भारत में लाएं। फॉरेन करेंसी भारत में लाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगी। इस ग्रोथ करने के लिए हमारे ऊपर टैक्स भी चार्ज किया जाता है और हमें बाहर भी भेजा जाता है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर से क्या करते हैं? फॉरेन करेंसीज लेकर के आते हैं। यहाँ पर एक्सेप्टर में एक पॉइंट दिया हुआ है कि दोज पर्सन्स हु गोज आउटसाइड, या दोज पर्सन्स हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया and who take birth in India goes outside India for the purpose of employment. एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से अगर कोई भी आदमी भारत के बाहर जाता है या क्रू मेंबर में काम करता है तो उसके लिए बताया कि सेकेंड बेसिक कंडीशन जो आपकी थी उसे फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। ये सेकेंड बेसिक कंडीशन की उसे छूट मिल जाएगी। यानी पिछले साल में अगर वो 182 दिन रहा हो तो 182 दिन या इससे ज़्यादा अगर भारत में रहा हो तो हम उसको मान लेंगे कि एक बेसिक कंडीशन उसने पूरा कर दिया और सेकेंड बेसिक कंडीशन उसे पूरा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दिस वाज एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शंस को आप हमेशा अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट देखें बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपको एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दैट इज बेस्ड ऑन द कर्ता। ये कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। कर्ता जो होता है वो पूरी फैमिली का मालिक होता है, सबसे सुपीरियर होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक। और जहाँ तक मेल मेंबर भी होना चाहिए। यहाँ पर मिताक्षरा और दायां भाग दो काम करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर दायां भाग काम कर रहा है तो मेल मेंबर को ही कर्ता बनाया जाता है। कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस हम जब कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर कर्ता भारत में रह करके ज़्यादा दिन रहा है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, यानी एक बेसिक एक एडिशनल पूरा करेगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो केवल एक बेसिक पूरा करता है, एडिशनल नहीं पूरा करता, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और अगर बेसिक कोई भी नहीं पूरा करता, केवल एडिशनल दोनों पूरा करता है या एक पूरा करता है, तो ही विल बी नॉन रेजिडेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कर्ता पूरी उसकी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है
ये पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर्ता के बेसिस पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। ऐसे ही सेम इंडिविजुअल के लिए तो मैंने आपको पूरा रूल ही बताया है। तो इंडिविजुअल के लिए जो रूल्स बताए हैं वो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों पर अप्लीकेबल होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी और नॉन रेजिडेंट। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, अगर कोई कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक, तो इनके साथ सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि दे आर टू बी रजिस्टर्ड एनीवेयर। इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इनके फर्म के पार्टनर्स होते हैं और पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है, कंपनी भी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होती है। तो अगर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में अगर रजिस्टर्ड इंडिया में हुई हो, ठीक, उसके शेयर होल्डर्स चाहे जहाँ के भी हों, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है क्या कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पर रजिस्टर्ड हुई है। यदि हाँ, तो इट विल बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं रजिस्टर्ड हुई है तो हमारे यहाँ पर नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। सेम एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो या फर्म हो, ये सभी हमारे अगर भारत सरकार के नियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं, भारत में उनके पार्टनर्स अवेलेबल हैं और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उनके ऊपर अप्लीकेबल है, तो ऐसे कंडीशन में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। और अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं अप्लीकेबल है, दैट इज रजिस्टर्ड इन एनी अदर पार्टनरशिप एक्ट इन एनी अदर कंट्री फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो इट विल बी नॉन रेजिडेंट। ठीक बच्चों, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल दोनों एक होते हैं। ये तीनों हो सकते हैं, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। लेकिन हिंदू वो कंपनी अदर पर्सन्स में आपके कौन से होते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म। ये सभी, ये तीन के तीनों अगर रजिस्टर्ड इंडिया में हैं, इंडियन एक्ट अप्लीकेबल है इनके ऊपर, भारत का संविधान इनके ऊपर लागू है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा इनकी कैलकुलेशन, इन किससे आप ऑर्डिनरी मानेंगे, किसे नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।